नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भारत के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित और सबसे अधिक अगर देखेंगे बाकी व्यापारियों की तुलना में, तो भारतीय समाज, भारत के प्रतिभाशाली लोगों को, व्यक्तियों को आगे बढ़ाने वाले रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सोशल मीडिया का ऐसा कोई भी जरिया नहीं है जिस पर रतन टाटा के लिए भारत के लोगों में उमड़ी श्रद्धा से भरी बातें लिखी हुई पोस्ट नहीं है। रतन टाटा के मरने के बाद भारत के किसी भी व्यापारी को समझने के लिए एक मौका मिल गया है कि व्यापारी होना एक बात है और उद्योगपति होना दूसरी बात है। जिस समय में भारत में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे दो व्यापारियों के नाम संसद में सबसे पुरानी पार्टी के नेता यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार ले रहे हैं, वह भी नकारात्मक रूप से ले रहे हैं, वह सीधे सीधे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए, जिससे साफ साफ पता चलता है कि भारत के ये दो व्यापारी से भारत के लोग कितने त्रस्त हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में भारतीय व्यापारियों का सीधा सीधा जितना हस्तक्षेप है, उसके हिसाब से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे व्यापारियों के खिलाफ बोलना किसी सत्ता पक्ष की भी बस की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार पिछले 5-6 वर्षों से बोल रहे हैं। ऐसे समय में रतन टाटा की मृत्यु हुई है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और रतन टाटा के निधन के बाद से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जितने भी मानव विकास से संबंधित क्षेत्र हो सकते हैं, लोगों ने उनके लिए अपने भाव व्यक्त किए हैं, अपने जो भावनात्मक जो विचार हैं वो व्यक्त किए हैं। उसको देखकर यह लगता है कि पिछले समय में, पिछले 50 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा उद्योगपति रहा होगा जिनकी मौत के बाद लोगों में इतनी निराशा, इतनी दुखी या इतने लोगों तक उनके मौत की खबर पहुंची होगी। मेरी माँ जो बचपन में कभी 1-2 दिन के लिए स्कूल गई होंगी, उसके बाद वह नहीं गई, यानी कि गांव में हम जानते हैं कि महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मेरी माँ तक जब बचपन में हम लोगों को डांटने के लिए कोई बात बोलती थी या किसी पड़ोसी से कोई बकझक या बातूनी चीज़ें हो जाती थीं, तो माँ तक बोलती थी, सभी औरतें मोहल्ले की बोलती थी कि ये देखो, ये टाटा बिरला हो गया है। ये दो नाम ऐसे हैं जो भारत की राजनीति के साथ साथ भारत के समाज में भी सीधे सीधे एग्जिस्ट करते हैं, सीधे सीधे पाए जाते हैं। बिरला को लेकर अगर हम समझें तो इस बात से भी समझ सकते हैं कि बिरला का नाम तो घर घर पहुंचाने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, लेकिन टाटा का नाम सीधे सीधे पहुंचाने में अगर कहें तो महात्मा गांधी का कम, सरकार का अधिक और उससे भी अधिक रतन टाटा जिस प्रकार से लंबे समय तक अपने योगदान से भी लोगों की जिंदगी में दखल रखते हैं, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि भारत के उद्योगपतियों में सबसे सफल उद्योगपति बेशक रतन टाटा ही थे। भारत में अगर जितने भी शिक्षा संस्था की हम बात करें, उसमें श्रेष्ठ जो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भी हम जिसे जानते हैं वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसकी स्थापना का श्रेय भी कहीं ना कहीं टाटा को ही जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अलावा भारत में साइंस से लेके बिजनेस से लेकर और मानविकी तक यानी ह्यूमैनिटीज तक ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जो वर्ल्ड रैंकिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही विज्ञान की दुनिया में अपनी पहुंच दुनिया के विश्वविद्यालयों
तक दुनिया के संस्थानों के बीच में श्रेष्ठ जगह पर पहुंच पाया है। ऐसी बात नहीं है कि भारत में सरकारी संस्थाओं से पढ़े लोग दुनिया के बड़े बड़े जगहों पर नहीं पहुंचे हैं या वे अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बतौर संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मुकाबला अभी भी भारत का कोई भी संस्थान नहीं कर पाया है। भारत में जो ह्यूमैनिटीज़ की और सोशल साइंस की पढ़ाई होती है, मुंबई जैसे शहर में टिस, जिसे हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के नाम से जाते हैं, टिस का योगदान देखें तो बहुत अधिक है। हाल के मैं अपने ही 14-15 वर्षों के उच्च शिक्षा के अनुभव से यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि विचार विमर्श की जैसी परंपरा टिस ने स्थापित की है, भारत के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक मानक है। अगर टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की बात करें कि रतन टाटा थे तो अंततः एक व्यापारी ही, और व्यापारी का काम होता है मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, और ऐसे सभी विमर्शों को कुचल देना जिससे ज़रा भी लाभ यानी मुनाफे के खिलाफ कोई विचार फलता फूलता हो। लेकिन अगर आप टिस जैसे संस्थान को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टिस में आज भी शोध करने की इतनी आज़ादी है जितनी आज़ादी भारत के जो सबसे वैचारिक विश्वविद्यालय के रूप में जो प्रतिष्ठित है, दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इतनी आज़ादी तो यहाँ भी नहीं है, बल्कि भारत सरकार का सीधा सीधा हस्तक्षेप, शिक्षा पर हमला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर पड़ा और उसका असर भारत के सभी विश्वविद्यालयों में दिखता है। टिस में सरकार के हमले कितने दिखते हैं यह तो टिस के विद्यार्थी बताएंगे, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी जिस तरीके से छोटा कैंपस होने के बावजूद, छोटी छात्रों की छोटी संख्या के बावजूद, छोटे कम संख्या में फैकल्टी के बावजूद जिस प्रकार से टिस अपना योगदान दे पाया है, इसे कहा जाएगा कि एक प्रकार से यह रतन टाटा के दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि टिस जैसी संस्था जहाँ पे गरीब से गरीब छात्र नामांकन के बाद से पूरी छात्रवृत्ति के साथ पढ़ सकता है। इन दिनों छात्रवृत्ति में कटौती हुई है, लेकिन अभी भी कहा जाता है कि टिस में हालत कम से कम जो वंचित तबके के विद्यार्थी के लिए उतनी बुरी नहीं है जितना भारत के राज्यों के विश्वविद्यालयों में या सरकार के अंतर्गत काम करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के हुए हैं। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो पूरे भारत में जब कैंसर नाम की बीमारी अभी की तरह घर घर तक नहीं पहुंचा था, उससे कई साल पहले टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो बहुत ही मशहूर है, एक श्रेष्ठ स्थान पा चुका था। मुंबई में ही टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हुई और वहाँ पर भी बहुत सारे मरीज़ जो अंतिम उम्मीद लेकर टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट में पहुँचते रहे हैं, उनका इलाज किसी न किसी प्रकार से बाकी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में कम शुल्क में होता रहा है। यह दृष्टि रतन टाटा की ही थी। अगर अभी आप रतन टाटा के ऊपर लिखे जा रहे अखबारों में उनके कंपनी के हस्तक्षेप को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि रतन टाटा के पूरे इक्विटी शेयर कैपिटल के 66% अभी भी जो है वो फिलैंथ्रोपी में, यानी कि लोगों की मदद के लिए ऐसे संस्थाओं में जाते हैं। आज ही सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि किसी ने दो व्यापारी और उद्योगपति को मिलाकर एक छोटा सा रील बनाया है। दो व्यापारी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम था और उद्योगपति में रतन टाटा का था। उन्हें उस छोटे से क्लिप में यह दिखाया गया है कि कितने बिलियन प्रॉपर्टी गौतम अडानी के पास हैं, कितने बिलियन प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी के पास है और 102 बिलियन, जाहिर सी बात है कि 92 बिलियन गौतम अडानी के पास दिखाए गए, 92 बिलियन से कम मुकेश अंबानी के पास दिखाए गए उस क्लिप में, और 102 बिलियन तो रतन टाटा ने डोनेट किए ये दिखाए गए।
जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से बहुत ही सामान्य रूप से अखबार के माध्यम से अर्थशास्त्र को समझने वाले लोग भी रतन टाटा पर इस तरीके का रील बना रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि आम जनमानस में भले ही व्यापारियों को लेकर कैसी भी छवि रही हो कि किसी न किसी रूप में मुनाफा कमा लेना है, पैसा कमा लेना है, ऐसे में रतन टाटा एक देशभक्त उद्योगपति के रूप में पूरे देश में जाने जाते थे। जो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर बात करेंगे तो रतन टाटा का नाम आता है, और रतन टाटा ने अभी तक जितने भी वो प्रोजेक्ट्स बनाए बाकी कंपनियों की तुलना में, जो मोदी सरकार के 10 साल पहले बनी सड़कें, संस्थाएं, एयरपोर्ट तो 3 महीने के भीतर जो गौतम अडानी के कंपनी द्वारा बनाए गए हैं गिर जाती है, लेकिन रतन टाटा की बनाई हुई चीज़ें अभी तक दशकों तक चल रही है। रतन टाटा जो लोग भी खाते हैं, संभव है कि उसमें टाटा सॉल्ट यानी टाटा नमक का भी योगदान रहा होगा। भारत का ऐसा कौन नागरिक नहीं होगा जो टाटा नमक नहीं खाया हो। यह अपने आप में एक क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा का विषय है। हालांकि ये सारी बातें हम देखते हैं तो रतन टाटा की महानता की बातें समझ में आती है, लेकिन भारतीय राजनीति जो आज़ादी के बाद से जिस दिशा में भारतीय राजनीति आगे बढ़ी, जिस समय रतन टाटा युवा थे, नौजवान थे, उनको व्यापार को, रतन टाटा को आगे बढ़ाना था। अगर उस समय से वर्तमान समय की तुलना करें और उसी दृष्टि से अगर रतन टाटा से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, जिसे कम्युनिस्ट भाषा यानी वामपंथी बहुत ही सरल भाषा में धन पशु भी कहते हैं, यानी कि 24 घंटे एक एक सेकंड पैसे और मुनाफे के बीच में डूबे हुए व्यापारी मानते हैं, इन धन पशुओं के सामने रतन टाटा की छवि तो फिर भी बहुत ही सादगी का है। जिस मुंबई में ताजा अमीर बने मुकेश अंबानी ने 4000 करोड़ का एंटीलिया नामक घर बनाया है, उसी मुंबई में रतन टाटा के बारे में हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कैसे उनके साधारण से घर में यानी फ्लैट नुमा घर में लोग जाते थे, सहजता से मिलकर आते थे और व्यापारिक मुद्दों पर जितनी सादगी से, स्पष्टता से रतन टाटा बात करते थे, उसे अंजाम देते थे, अब भारत में वह खत्म हो गया। रतन टाटा के गुजर जाने के बाद व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, ऐसा लगता है यह पीढ़ी ही खत्म हो गई। सवाल है कि रतन टाटा के प्रति जो इतनी मानवीय दृष्टि से संवेदनात्मक पोस्ट लिखी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, रतन टाटा के भीतर बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं? रतन टाटा के मानवीय पक्ष, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। सबसे रोमांटिक पक्ष तो उनका वही है कि कैसे उनके सिमी ग्रेवाल के साथ एक ज़माने में काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, लेकिन वह शादी में नहीं बदल पाया। और रतन टाटा अक्सर इस बात को लेकर बहुत ही विनम्रता पूर्वक पत्रकारों से भी बात करने के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा ने बहुत ही आसान शब्दों में अपनी बहुत सारी पर्सनल बातों को, जो जाहिर सी बात है भारतीय समाज की अपेक्षा के अनुरूप, उन्होंने सबके सामने रखा है। रतन टाटा के बारे में ऐसे लोग पर्सनल यानी निजी अनुभव हैं कि धीरे धीरे लोग लिख रहे हैं और उनको पढ़ने के बाद आश्चर्य होता है। लेकिन सवाल है कि रतन टाटा के भीतर मानवीय पक्ष जो विकसित हुआ होगा, उसके पीछे कौन सी ताकतें, कैसी परिस्थिति रही होगी? मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि रतन टाटा जिस वक्त युवा हो रहे थे, उस वक्त भारत में जो एक प्रकार से देखेंगे राजनीतिक यानी सत्ता पक्ष का विरोध करने वाले, यानी कि पूंजीवाद का विरोध करने वाले नेताओं की संख्या संसद से लेकर सड़कों तक काफ़ी थी। यानी कि रतन टाटा पर कहीं न कहीं पूंजीपति होने के आरोप के कारण यह दबाव लगातार बना रहा कि अगर वे पूरी तरीके से धन पशु की तरह, जिस प्रकार से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी मोदी सरकार में कर रहे हैं, या
उसके पहले कांग्रेस के ज़माने में कर रहे थे, अगर रतन टाटा भी कर रहे होते तो जनता में आज उनके लिए इतना सम्मान नहीं रहता। रतन टाटा जाहिर सी बात है कि जिस मुंबई में रह रहे थे उन्होंने वहाँ के जीवन को भी समझा होगा कि मुंबई भी वही विरोधाभासी राजधानी है जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों का घर है, बिलियनियर्स का घर है, मुकेश अंबानी जैसों का घर है, टाटा का घर है। ऐसे में उसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी है। रतन टाटा की यह जो दृष्टि रही होगी उसमें मुंबई की यह विविधता ने ज़रूर योगदान दिया होगा। मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमए करने के लिए 2010 में एडमिशन लिया, तब कम्युनिस्ट जो छात्र संगठन थे उनका एक नारा बहुत ही मशहूर था। हम सभी ने वो नारे लगाते थे और वह नारा था, टाटा होता हर दिन नाटा, लंबा होता नंदीग्राम। टाटा होता हर दिन नाटा, लंबा होता नंदीग्राम। नक्सलबाड़ी 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 लाल सलाम। जिस नक्सलबाड़ी को लेकर मोदी सरकार में अर्बन नक्सल जैसा एक सतही टर्म बनाकर भारत के बुद्धिजीवियों को, संजीदगी भरे नेताओं को, भारत के लिए जो बड़े बड़े, भारत के लिए चिंतित बड़े बड़े लोगों के लिए आज मोदी सरकार अर्बन नक्सल कहकर एक प्रकार से उनके खिलाफ षड्यंत्र जैसा छवि बनाती है। उसी देश में नक्सलबाड़ी जो पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम था, जो पूंजीपतियों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह से उठा था, उसी नक्सलबाड़ी से जोड़कर, यानी कि जब रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में यानी सीपीएम की सरकार में नैनो कार बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, पूरा पश्चिम बंगाल जो वामपंथी सरकार जहां पर चलती थी उबाल मारने लगा। और अंत में न केवल स्पेशल इकोनॉमिक जोन हटा, नैनो कंपनी जो रतन टाटा पश्चिम बंगाल में प्लांट लगाने वाले थे, न केवल वह हटा, बल्कि रतन टाटा के साथ खड़े होने के कारण और रतन टाटा की नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर नंदीग्राम में विरोध के कारण जैसी हिंसा वामपंथी सरकार में हुई, उस हिंसा के बाद तो वामपंथी सरकार ही चली गई। ऐसी चली गई कि अब नहीं लगता है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले 30-40 वर्षों में दोबारा वामपंथी सरकार लौट पाएगी। दरअसल आज़ादी, भारत की आज़ादी से निकले बहुत सारे युवाओं, उनके सपने, नेताओं की एक फौज थी, एक बड़ी संख्या थी, जिनके दबाव में भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के उद्योगपति थे। और इस दबाव के कारण बहुत क्रूरतापूर्वक, जहां एक तरीके से धन के लिए, वो पैसे कमाने के लिए, मुनाफा के लिए पूंजीपतियों ने मजदूरों के हक को मारा, उनका शोषण किया, उतनी ही दुगनी ताकत से मजदूरों ने अपने मजदूर नेताओं के नेतृत्व में, वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व में, समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में इन पूंजीपतियों के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी। इन मुकम्मल लड़ाइयों के कारण ही भारत में जो भी हम कल्याणकारी राज्य, यानी पॉलिटिकल साइंस में आपने वेलफेयर स्टेट की बारे में पढ़ा होगा, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के बारे में समझा होगा, सोचा होगा। इन तमाम मजदूरों के संघर्ष, मजदूर नेताओं के भाषण और एक जो संघर्ष की जो परिपाटी भारत में बनी रही, उसके दबाव में काम करने के कारण ही भारत का राजनीतिक चरित्र चाहे जितना भी अपने संवैधानिक मूल्यों से विचलित हुआ हो, लेकिन कल्याणकारी राज्य की भावना यानी वेलफेयर स्टेट की भावना कुछ हद तक बनी रही। कम से कम इतनी हद तक तो बनी रही जहां आम लोगों में इस बात की ज़रूर समझ थी, सरकार को भी समझ थी कि भारत देश को अगर आगे ले जाना है, भारत को सुचारू रूप से एक देश के रूप में, यानी एक देश के रूप में आगे ले जाना है, तो भारत के सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी जैसी व्यवस्था करनी होगी।
जिसके लिए भले ही आलोचकों की दृष्टि में बहुत प्रयास नहीं हुए हों, लेकिन उन प्रयासों के लिए कम से कम संघर्ष बहुत बड़ा होता रहा है। रतन टाटा ऐसे ही परिवेश में पले बढ़े थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को सामने से देखा था। रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि जहां एक तरफ भारत की आज़ादी के बाद से पूरा देश राजनीतिक दल के लिए कांग्रेस की तरफ देख रहा था, पूरा देश देश के विकास के लिए, यानी पूरे देश के नागरिक देश के विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री की ओर देख रहे थे, और विपक्ष के नेता के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे नेता को देख रहे थे। वहीं निजी व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में रतन टाटा की तरफ देख रहे थे। इसीलिए रतन टाटा के मरने के बाद बहुत सारे लोग जानते हैं। रतन टाटा के आप देखेंगे गिट्टी बालू से भरे ट्रक से लेकर के, टाटा सूमो से लेकर के, टाटा की अनेक कार से लेकर के, जगुआर खरीदने से लेकर के एयर इंडिया तक ऐसी अथाह चीज़ें हैं। बल्कि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आप देखेंगे तो हवाई जहाज़ से लेकर, टाटा ने हवाई जहाज़ से लेकर टाटा सॉल्ट यानी टाटा नमक तक, यानी भारत के एक एक नागरिकों के एक एक घर में पहुंच बनाई। और बहुत हद तक जो व्यापारियों पर आरोप लगते रहते हैं कि वे मुनाफा कमाते हैं, देश की जनता को चूसते हैं, उनका खून पीते हैं और भाग जाते हैं, इस माहौल में रतन टाटा कम से कम पांव जमा कर व्यापार भी करते रहे, मुनाफा भी करते रहे, और जितना हो सका, यानी कि जितना व्यापार की दृष्टि में संभव हो सका, चाहे उसे जनता के दबाव के ही कारण क्यों न कहे, टाटा ग्रुप ने फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे संस्थानों को खोलकर उसमें रिसर्च को आगे बढ़ाकर शोध को बढ़ाया, बहुत सारे छात्रों को पढ़ने के मौके दिए, छात्रवृत्तियां दी। और यही कारण है कि पूरे भारत में रतन टाटा की मृत्यु के बाद से जिस प्रकार से पूरे भारत के लोगों में एक शोक की लहर देखी जा सकती है, ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले 50 वर्षों में गौतम अडानी के मौत के बाद या मुकेश अंबानी की मौत के बाद इतना दुख किसी भी नागरिक को होगा। बल्कि देखेंगे कि आज भी आने वाले 10 साल तक भी रतन टाटा के लिए गांव के जो बहुत सारे लोग, जो जाने अनजाने उनके लिए जो शब्द है कि टाटा बिरला बन जाएंगे, कितना पैसा कमाएंगे, टाटा बिरला बन जाएंगे, बहुत सारे लोगों को तो आने वाले 10-20 सालों तक भी शायद ध्यान न रहे कि जिस रतन टाटा के नाम के या जिस टाटा कंपनी के हवाले से वे इसे अपने रोज़मर्रा के तकिया कलाम के रूप में यूज़ करते हैं, वे टाटा अब गुजर चुके हैं। अब टाटा के यहाँ एक नई पीढ़ी आ चुकी है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बाद से व्यापार में आने के बाद से जिस प्रकार से निजी जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक जितने भी मूल्य थे, भारतीय मूल्य जैसा अगर कोई विचार किसी की दृष्टि में अगर रहता है, उन विचारों पर जैसे तेज हमले हुए हैं, ऐसे में रतन टाटा का और अधिक याद आना बड़ा लाजमी है। जहां पर मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी 6-6 महीने तक की और उसका सारा बोझ भारत के नागरिकों पर लाद दिया और जियो मोबाइल टावर के पैसे बढ़ा दिए इतना ज़्यादा, और उसके लिए भारत सरकार के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कोई रेगुलेटर यानी कोई नियम कानून नहीं लागू किया जा रहा है। गौतम अडानी जिस पर पूरे दुनिया के सामने हिंडनबर्ग रिसर्चर ने आरोप लगाया, एंडरसन ने आरोप लगाया कि कैसे गौतम अडानी फ्रॉड करके दुनिया का नंबर 1 व्यापारी बनने का षड्यंत्र कर रहे थे, और उस रिपोर्ट के आने के बाद से गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट से तुरंत 20वें पायदान से भी नीचे चले गए और अभी तक आगे नहीं आ पाए हैं। ऐसे में रतन टाटा का जाना और भी दुख का विषय है। रतन टाटा की सादगी के सभी कायल हैं, लेकिन अगर सादगी की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे भी लोग हैं। रतन टाटा की मृत्यु के बाद भारतीय जनमानस में जितने सम्मान की भावना के कारण श्रद्धांजलि की लहर सोशल मीडिया पर उमड़ी है,
उसे देखते ही जी न्यूज़ के मालिक ने घोषणा कर दी, सुभाष चंद्रा ने घोषणा कर दी कि रतन टाटा के जीवन पर वे एक फिल्म बनाएंगे। जी न्यूज़ ने यह घोषणा तब की है जब रतन टाटा गुजर गए हैं, या फिर तब की है जब जी न्यूज़ को यानी सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ पर, जिस पर 2014 से लेकर 2024 तक सबसे ज़्यादा जनता की खबरों को दबाने के आरोप लगे और सरकार की कठपुतली बनकर सरकार का मुखपत्र के रूप में जी न्यूज़ को चलाने के आरोप लगे, उस जी न्यूज़ के मालिक ने अगर रतन टाटा जैसे उद्योगपति पर फिल्म बनाने की बात कही है तो उसमें सम्मान की संभावना कम नजर आती है और मुनाफा यानी लाभ अधिक दिखता है कि जिस भारत में रतन टाटा के लिए इतना सम्मान है, अगर उन पर कोई फिल्म बनेगी और वह फिल्मों और वह सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो उसे ऐसा भारत का शायद ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो थिएटर में देखने ना जाए। जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा के द्वारा जो रतन टाटा पर फिल्म बनाने की बात सामने आई है, यह अपने आप में मुनाफा का ही एक रूप समझ में आता है, क्योंकि अगर रतन टाटा जैसे उद्योगपति से सुभाष चंद्रा यानी जी न्यूज़ के मालिक कुछ सीखते तो आज जी न्यूज़ पर नागरिकों के इतने हमले या उस चैनल के खिलाफ इतनी आलोचना भरे स्वर नहीं होते। किसान आंदोलन में एनडीटीवी, जब गौतम अडानी ने एनडीटीवी के सारे शेयर अपने कंट्रोल में नहीं किए थे, उस वक्त तक अगर मुख्य धारा की मीडिया में बात करें तो यूट्यूबर्स को छोड़कर, स्वतंत्र पत्रकारों को छोड़कर, सोशल मीडिया के पत्रकारों को छोड़कर या छोटे छोटे संस्थाओं में ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों को छोड़कर एनडीटीवी ही एकमात्र ऐसा न्यूज़ चैनल था जिसे किसान आंदोलन अपना इंटरव्यू दे रहे थे और उन्हें भरोसा था कि एनडीटीवी में उनके मुद्दे वैसे ही दिखाए जाएंगे जैसा किसान या जो सच्चाई है, बल्कि जैसे ही आज तक इंडिया टुडे, जी न्यूज़ ऐसे तमाम मुख्य धारा के चैनल थे, बल्कि रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी जितने भी लोग थे, सुदर्शन न्यूज़ चैनल, जितने भी मुख्य धारा के न्यूज़ चैनल थे, उन सभी न्यूज़ चैनलों को किसान आंदोलन में न केवल नकार दिया गया बल्कि कई जगह तो इन जो संस्थाओं से जुड़े हुए कैमरामैन थे उनको कैमरा फोड़ने की धमकी दी गई, उनके माइक को छीनने की धमकी दी गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो न्यूज़ चैनल हैं सिर्फ और सिर्फ भोंडेपन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे भारत के किसानों को कभी खालिस्तानी बता रहे थे, कभी आतंकवादी बता रहे थे, कभी आंदोलन जीवी बता रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री तक ने किसान आंदोलन के बाद से किसानों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, वह भारत की राजनीति के लिए, भारत के सामाजिक सोच के लिए और आने वाले राजनीतिक पीढ़ियों के लिए शर्मनाक उदाहरण ही है। ऐसे में रतन टाटा का गुजर जाना वाकई में, अगर हम वामपंथियों की आलोचना को छोड़ दें, उदारवादियों की दृष्टि को छोड़ दें, अगर एक आम नागरिक की तरह भी देखें तो रतन टाटा भले ही अंततः पूंजीपति थे, लेकिन भारत में जब गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे पूंजीपतियों का उभार हुआ है, ऐसे में अब रतन टाटा भी पूंजीपति कम और उदारवादी ज़्यादा दिखने लगे हैं। बहरहाल रतन टाटा पर उनके बहुत सारे निजी कहानियां हैं जो वाकई में पढ़ने से बहुत प्रेरणा करती है, बहुत सारे लोगों को करती है। उनके निजी जीवन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे किसी भी एक आम आदमी की जीवन होती है। एक मिडिल क्लास का जीवन हो सकता है और अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास का हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर हालांकि आपत्ति भी दर्ज की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रतन टाटा चाहे कुछ भी थे, वह मुनाफा कमाते थे। इसका मतलब है कि मार्क्स के हिसाब से मुनाफा मजदूरों के शोषण के बाद ही कमाया जाता है। ऐसे में रतन टाटा के लिए इतना सम्मान एक मिडिल क्लास यानी बुर्जुआ समझदारी का परिचायक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद ऐसे लोगों के बारे में मैं यह समझता हूँ कि अपने समय को परिभाषित करने में थोड़ा सा पीछे लगते हैं, क्योंकि रतन टाटा भले ही पूंजीपति थे, लेकिन मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ऐसे तमाम जैसे पूंजीपतियों के सामने रतन टाटा जैसा उद्योगपति
के लिए भारत के लोगों में सम्मान की भावना का होना, उनके मृत्यु के बाद श्रद्धांजलियों की लहर के समान सोशल मीडिया पर दिखना, निजी बातचीत में दिखना, जाहिर सी बात है उद्योगपतियों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। और रतन टाटा के लिए भारत के नागरिकों में, भारत के लोगों में जितना जाने अनजाने सम्मान है, अगर उस सम्मान पाने की लालसा में भी भारत के दूसरे पूंजीपति नकल करके भी रतन टाटा जैसा कुछ भी योगदान करने की सोचेंगे, तो भारत की जो न केवल कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, बल्कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जो हर दिन एक न एक ग्लोबल स्टैंडर्ड में हमारा स्थान गिरता जाता है, वो अगर ऊपर नहीं आ सकेगा तो कम से कम वहीं ज़रूर ठहरेगा। रतन टाटा पर और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारे जीके जीएस नुमा व्यापारियों के बीच में बातें होंगी मुनाफा, लेकिन मुझे लगता है कि यह जो रतन टाटा के लिए यह जो भाव है आम लोगों की तरफ से, मैंने सोचा कि इस भाव को व्यक्त करना, इस भाव पर चर्चा बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल तमाम सहमति असहमति के बीच इतना तो कहा जा सकता है कि रतन टाटा की छवि उतनी आक्रामक तो बिल्कुल नहीं है जितनी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी सरीखे व्यापारियों की दिख रही है। जिस भारत में अब व्यापार का मतलब भारत के संसाधनों को सीधा लूट कर धन उपार्जन करना है, धन पर कब्जा कर लेना है और उसके बदले में भारत की जनता को नंगा भूखा छोड़ देना है, इस सोच के व्यापारियों के सामने रतन टाटा वाकई में एक महत्वपूर्ण उद्योगपति थे, महत्वपूर्ण आदमी थे। मैं अपने इस शो के माध्यम से, अपने इस कमेंट्री के माध्यम से ऐसे रतन टाटा को श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारत के जितने भी व्यापारी हैं रतन टाटा से कुछ सीखेंगे, ताकि भारत के जो सबसे मजलूम वंचित तबका है उसका कुछ भला हो। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।